Hello students, we'll continue with the same lesson, control and coordination. In the previous class of biology, we have discussed how this process of control and coordination takes place in the body of all living organism. The transfer or the messages are transformed in case of the nervous coordination through the neurons. So neurons are the main structural and functional unit of the nervous system, right? Then we have also discussed regarding the reflex arc and spinal reflexes and cerebral reflexes also we have discussed in the previous class. Now students, in the previous class we have also discussed about the classification of the nervous system, right? The nervous system mainly consists of the central nervous system and the peripheral nervous system. Now in this class what we are going to discuss, the central nervous system, right? The central nervous system and its functions. Okay, so today we are going to discuss the central nervous system. Central nervous system, and also we will be discussing peripheral nervous system. This also we are going to discuss, right? See here, when we talk about central nervous system, what does it mean? What are the parts of central nervous system? The main part of the central nervous system is brain and spinal cord. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है क्रेनियल नर्व्स एंड ऑल्सो दी स्पाइनल नर्व्स. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन ले लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के फंक्शंस क्या है, ब्रेन में के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन. So students, let's try to draw the structure of human brain. ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा ये कर्व कर लेते हैं सरफेस को. ये हम थोड़ा कर्व बना देते हैं. ठीक है, देन इसे ऐसे कर दो थोड़ा. See here, this is the structure of a brain, right? Now what are the different parts of the brain and how the brain is protected? We'll study this. See here, brain is the main coordinating center of the body. Brain is the main coordinating center of the body, main thinking part of the body, and brain has got a lot of importance. It is the main coordinating center of the body. Now this brain is very delicate and fragile, and so it has to be protected very carefully. ये जो ब्रेन है बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है, इसीलिए इसका जो हमारे बॉडी पार्ट में बहुत
हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन का। सभी सोचने का काम हो, कोई एनालिसिस हो, कोई कैलकुलेशन हो, ये थिंकिंग पार्ट हो, ये सारा चीज़ कहाँ से होता है? हम सोचते हैं, समझते हैं, ये सारा काम जो है हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए हम ब्रेन को अपनी मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो उसी तरह ब्रेन इतना डेलिकेट है तो उसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। सही ढंग से हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो देखो ब्रेन को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया है। ये ब्रेन है। अच्छा, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए द ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी बॉक्स, राइट। एक हड्डियों का एक बॉक्स बना है, एक बोनी बॉक्स है जिसके अंदर द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, राइट। एंड दिस बोनी बॉक्स इट इज कॉल्ड एज स्कल और इट इज कॉल्ड एज क्रेनियम, ठीक है। ये जो हड्डियों का जो बॉक्स है जिसमें ब्रेन को प्रोटेक्शन दी गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज क्रेनियम, ठीक है, या हम इसे स्कल भी बोलते हैं। अच्छा, अभी ये जो है, ये स्कल जो है, ये बहुत ही एक हार्ड कवरिंग है जो ब्रेन को कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी एक्सटर्नल इंजरी या कोई कभी हमारे सिर में कोई चोट लग जाती है तो हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्कल इतना हार्ड हड्डियों से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, बोनी बॉक्स है कि वो हमारे ब्रेन को आराम से प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इतना डेलिकेट ऑर्गन जो हमारा ब्रेन है, इसके बाहर क्या है? ये जो बोनी बॉक्स है। अच्छा, अभी अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होगा? अगर हम कभी थोड़ा सा जंप करेंगे या कुछ हम लोग खेलेंगे, कूदेंगे, तो क्या हो सकता है? ये मेम्ब्रेन जो है, अगर हमारा ये डेलिकेट ब्रेन अगर इस हड्डियों के ढांचे से, अगर इस क्रेनियम से अगर ये टकराएगा तो क्या होगा? हमें अपने से इंटरनल इंजरी हो जाएगी। बाहर से तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अपने से ये दोनों अगर आपस में टकरा गया तो फिर हमें इंजरी, ब्रेन इंजरी हो सकती है। तो ऐसा लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स ऑफ एक मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं इन्हें हम? वी कॉल इट एज मेनिंजेस। इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो ये जो है हमारे ब्रेन को और भी प्रोटेक्शन दे रही है। क्रेनियम भी प्रोटेक्टिव कवर है हमारे ब्रेन का, फिर जो ये 3 लेयर मेम्ब्रेन जिसे हम मेनिंजेस कह रहे हैं, ये भी हमारे ब्रेन को अलग से और भी प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? ये जो ब्रेन है और ये जो मेनिंजेस है ना, इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये सारी हम पहले ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि ब्रेन को किस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। ये हम प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम इसे? वी कॉल इट एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रम ब्रेन से रिलेटेड है और स्पाइनल यानी कि वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फ्लूइड हुआ। ये फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्रेन को कोई भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है और ये एक कुशन की तरह भी काम करता है, ठीक है, ताकि हमारे ब्रेन को कभी भी किसी प्रकार की इंजरी ना हो सके। क्योंकि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ हमारा जो बॉडी है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी क्या है? ब्रेन है। उसी से हम सोचते हैं। ब्रेन ही बताता है कि हमें भूख लगी है, ब्रेन ही हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे डिसीजन लेना है, हमें कब क्या काम करना है। ये सब कौन सोचता है? सोचने वाला पार्ट तो बॉडी का एक ही है ना, ब्रेन। तो इसे बहुत अच्छे से हमें प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ब्रेन का प्रोटेक्शन। अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? या देखो, ब्रेन के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि इट इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूएशन विद द ब्रेन। ये ब्रेन के साथ इन कंटिन्यूएशन विद द सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो कि बहुत ही अर्जेंट वाले जो रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया और हमें अपने हाथ को तुरंत हटाना है, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट को जब हमने टच किया तो वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया। तो वो मैसेज जो था सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आया था और स्पाइनल कॉर्ड ने उसे कमांड दिया और वो कमांड कहाँ गया? एफेक्टर के पास गया
और अफेक्टर कौन है? हमारे मसल सेल है। मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और हमने लाइकवाइज उसे रिएक्ट किया, दैट इज वी रिमूव्ड अवर हैंड और वी लिफ्ट अवर हैंड। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ था, ये रिफ्लेक्स सेक्शन हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट पार्ट है और उसे भी उसी तरह प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जिस तरह से हम ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, अब हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की प्रोटेक्शन हो गई ये इन क्रेनियम से, बोनी बॉक्स स्कल या क्रेनियम बोल दो। तो अब स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है? देखिए, वी शुड नेवर गेट कंफ्यूज विद वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम अलग है और स्पाइनल कॉर्ड अलग है। ठीक है, अभी देखो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, इसको कौन प्रोटेक्शन देता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम्स की जो बोन्स होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम्स की जो बोन्स होती है उसके बीच में हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत एक डेलिकेट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसे प्रोटेक्शन की, हाईली प्रोटेक्शन की उसे जरूरत है। तो वो उसे प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो क्रेनियम ने प्रोटेक्शन दे दिया ब्रेन को और वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्शन मिल गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब हो गया, देखो यहाँ 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस है यहाँ पर, है ना, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि ब्रेन को कोई भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है और एक कुशन की तरह वो एक्ट करता है ना। तो इसी तरह यहाँ देखो ब्रेन में जो 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होती है, सिमिलरली वर्टिब्रल कॉलम और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी ये 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन को यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो ब्रेन की भी प्रोटेक्शन हो गई क्रेनियम से और मेनिंजेस से और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। और यहाँ पर भी आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के बीच में प्लस स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस के बीच में भी ये जो फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ भी प्रेजेंट होता है, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस के बीच में, प्लस मेनिंजेस के बीच में भी ये फ्लूइड होता है। तो इस तरह से अभी हमने क्या देखा कि ब्रेन को किस प्रकार से प्रोटेक्शन दी गई है और स्पाइनल कॉर्ड को भी किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेन से बॉडी पार्ट में ले जाता है मैसेजेस को, और बॉडी पार्ट के मैसेजेस को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है ब्रेन में जाते हैं मैसेजेस, और ब्रेन का जो भी कमांड होता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बॉडी में ले आता है और बॉडी उसके हिसाब से लाइकवाइज द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। नाउ let's come to the part of the brain. Now let's come to the part of the brain, right. The brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, ये हो गया ब्रेन के 3 पार्ट्स, एक हो गया फोरब्रेन, एक हो गया मिडब्रेन, हो गया हाइंडब्रेन। ठीक है, देखो फोर ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं, फोर ब्रेन जो है वो द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड द बैक साइड, द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन, राइट। नाउ सी हियर, this forebrain, the major part of the brain is the forebrain. It occupies, the forebrain occupies the major part of the brain. So this is the forebrain, right? It is the forebrain. Now the forebrain, it mainly comprises of cerebrum. The forebrain
mainly comprises of cerebrum, right? Now this cerebrum is also a very important part, very important part of the brain, because this cerebrum has given a lot of work in the brain. ब्रेन जो सेरिब्रम के पास बहुत सारा वर्क होता है जो ब्रेन ने उसे दिया है, क्योंकि सेरिब्रम के पास क्या है, साइट ऑफ, इसके पास है साइट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, सेरिब्रम के पास है साइट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके पास है साइट ऑफ मेमोरी, है ना, फिर इसके पास है साइट ऑफ एनालिसिस, साइट ऑफ कैलकुलेशंस, साइट ऑफ कैलकुलेशंस, फिर इसके पास है साइट ऑफ हंगर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है या ये सारे फंक्शंस जो है किसका है, सेरिब्रम का है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सेरिब्रम जो है वो हमारी बॉडी के वॉलेंटरी, इट कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट आर वॉलेंटरी एक्शंस? दोज एक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अवर विल। वो एक्शन जो हम अपने विल से जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। तो बॉडी के वॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। और सेरिब्रम जो पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है उसके पास कौन कौन सी साइट है? साइट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब सेरिब्रम is responsible for the memory, for the intelligence, for the analysis, for the calculation, for the hunger। हमें भूख लगी है, हमें भूख नहीं लगी है ना, ये सब हमें किससे पता चलता है? ये हमें फोर ब्रेन के इसी पार्ट से पता चलता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। देखो, हम सोचते हैं ना, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है, हमें कहाँ जाना है, नहीं जाना है, हमें खाना खाना है, हमें नहीं खाना है, ऐसे कुछ कुछ डिसीजन होते हैं ना जो हमारा बॉडी खुद लेता है। कहाँ से सोचते हैं हम? ब्रेन से सोचते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग का काम भी किसे दिया गया है? फोर ब्रेन के इसी पार्ट को दिया गया है जिसका नाम है सेरिब्रम। इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, एनालिसिस हो गया, कैलकुलेशंस हो गए, ये सारे फंक्शंस जो किसके होते हैं? फोर ब्रेन के होते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोर ब्रेन। फिर नेक्स्ट है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारे सेंस ऑर्गन्स का जो रिसेप्शन पॉइंट है, सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ा है ना हमने पिछली क्लास में, इनका जो रिसेप्शन पॉइंट है वो भी कहाँ पर है? फोर ब्रेन के इसी पार्ट में है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। इसका सेंस ऑर्गन के रिसेप्शन पॉइंट, ठीक है, वो भी हमारे यही होता है। फिर हमारा जो सेरिब्रम है वहाँ पर सेंसरी एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज भी है और मोटर एरियाज भी होते हैं, है ना। कहाँ होता है ये? हमारे फोर ब्रेन में सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज। सेंसरी एरियाज क्या होते हैं? वो एरिया जहाँ पर कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे सारे बॉडी पार्ट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में दे विल ब्रिंग द सिग्नल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड देन they will reach the part of the area where the sensory area is there. In that area it will reach, and then what will happen? The command or the decision will be given by the brain, because it also has a motor area, and from that area, motor area, the brain will give the command, and the command will be carried in the form of electrical impulses and will be carried by the motor neuron into the effector, right? So हमारे ब्रेन के पास सेंसरी एरिया भी होता है और मोटर एरिया भी होता है। मैसेजेस आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और जो भी ब्रेन उसे कमांड देता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो हमारे बॉडी पार्ट में जाते हैं सिग्नल्स, ठीक है। दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है, इट इज मिड ब्रेन, राइट। And just you see here, the hindbrain is further divided into pons, medulla oblongata and cerebellum. This is the further classification of the hindbrain. Now this is the midbrain. Now see here, this is pituitary gland, now pons, this is pons,
then this is medulla. Now this is medulla. Okay, now see here, this portion is the midbrain. I have marked here midbrain. अब midbrain का function क्या है? Midbrain में जो है the pituitary gland and hypothalamus, these two glands, they are the endocrine glands. We'll study about these endocrine glands in our next class, right? So these glands are located in the midbrain. So the function of the midbrain that it brings about the chemical coordination as well as it brings about the nervous coordination also, right? Like the alertness is there. Okay, it brings about both chemical and nervous coordination. Now next come to the hindbrain, right? See here, this is cerebellum. This is cerebellum. I'll rub this. से मिटा देते हैं, ठीक, ये cerebellum है. तो अभी hindbrain के कौन कौन से पार्ट हो गए? पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया और हो गया सेरिबेलम, ठीक है. तो अब इनके क्या फंक्शंस है हाइंड ब्रेन के सबसे इसकी पहले बात करते हैं सेरिबेलम की. सेरिबेलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? ये बॉडी का बैलेंस बनाता है और बैलेंस को मेंटेन करता है और बॉडी की जो है पोस्चर को मेंटेन करता है. अब देखो, अभी हम जो सीधे चल पा रहे हैं, हम जैसे चलते हैं तो हम सीधे चल सकते हैं. अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो ये हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम सीधी साइकिल चला सकते हैं ना, सीधी चलाते हैं साइकिल. तो वो सब किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है सेरिबेलम का, क्योंकि सेरिबेलम की वजह से ही हम अपनी बॉडी का जो है एक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं. नेक्स्ट इज जस्ट यू सी हियर pons. What is the function of pons? Pons is responsible for regulating the rate of respiration in the body, right? Now medulla. Now what is the function of medulla? Medulla is mainly responsible for maintaining the blood pressure. ये सारे involuntary actions कर रहा है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, है ना. मेंटेन द ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये सारी जिम्मेदारी किसको मिली है? ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मेडुला की है. तो ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेडुला. ओके, so we have just seen the structure of the human brain, right? Then how the human brain and the spinal cord is given the protection, right? Then what are the different parts of the brain? The forebrain, midbrain and hindbrain. The different parts of the brain and their classification and also the functions of different parts of the brain. ठीक है, we have studied this. Now this is regarding the central nervous system. ये क्या है हमारा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये हमारा जो बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स, है ना. क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, जो नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. और क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, दैट कंस्टिट्यूट्स अवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होगा? ये जो है मैसेजेस को बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जा रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी कमांड है उसे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम कौन कर रहा है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो सारी नर्व्स है ना. तो नर्व्स के थ्रू जो है सिग्नल्स ब्रेन में जा रही है और ब्रेन से जो है बॉडी पार्ट में जा रहे हैं. ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. नेक्स्ट इज हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, है ना. हम लोग पढ़ रहे हैं कि नर्वस टिश्यू जो है इट कैरी द इंफॉर्मेशन एंड लाइकवाइज द बॉडी पार्ट रिएक्ट अकॉर्डिंगली, है ना. तो अभी हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज द एक्शन? अभी जैसे कि ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था, जब हम ये हॉट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग टच कर लेते हैं तो क्या होता है?
सिग्नल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है ना। फिर सेंट्रल नर्वस के थ्रू, ये तो सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल्स कहाँ जा रहा है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी कमांड दिया जाएगा, ठीक है, ये कमांड जो भी दिया रहेगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आएगा, हमारे एफेक्टर में। यहाँ पे एफेक्टर क्या है हमारा, मसल सेल है ना, यहाँ एफेक्टर क्या है हमारा, मसल सेल। तो ये मोटर न्यूरॉन जो भी कमांड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ले आएगा वो कहाँ आएगा, मसल सेल में आएगा। अब मसल सेल में क्या होगा, मसल सेल में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, वो प्रोटीन जो है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रिस्पॉन्स में वो कुछ काम करेगा, ठीक है। तो वो प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगा, ये मसल सेल जो है इट विल चेंज इट्स शेप, ये मसल सेल जो है इट विल चेंज इट्स शेप, वो अपनी इट विल चेंज इट्स शेप एंड अरेंजमेंट, वो अपने शेप को चेंज करेगा एंड इट विल ऑल्सो चेंज इट्स अरेंजमेंट एंड एज अ रिजल्ट द मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल बिकम शॉर्टर, it will contract and become shorter, and then what will happen, the muscles will also contract and become shorter, and it will make the body part move. It will either here it will pull the hand, or this contraction, due to this contraction of the muscles the body part will move. So this is how the nervous tissue cause the action. See here, before we end this discussion, let's discuss the function of the brain. The brain receives information, right? The brain receives information from the sensory neurons, right? Then brain respond to impulses, and these impulses are carried by the motor neurons to the effector. Then the brain correlate the various stimuli and give the appropriate and intelligent responses to the stimulus. Then the brain coordinate the body activities, like it coordinate the various chemical and nervous responses. Then brain store information. The information of the past is stored in the brain, और जो past का जो पास्ट की जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो है ब्रेन में स्टोर रहता है, और प्रेजेंट में अगर हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो हम अपने वो पुराने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने प्रेजेंट में कोई भी काम कर सकते हैं, और ताकि हम जो है एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और हम एक अप्रोप्रिएट और एक इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स जो है हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में दे सके। तो ए ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट ऑल्सो. So these are some of the functions of the brain. Now see here we are discussing about the nervous coordination, but we know that the nervous coordination has got its own limitations, है ना. nervous coordination का कुछ limitations भी होता है. starting में हमने पढ़ा है कि nervous coordination जो होता है वो बहुत ही एक quick and fast response होता है, ठीक है. लेकिन ये जो nervous coordination होता है ये नर्वस इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं. दो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है इट कैन रीच ओनली दो सेल्स विच आर कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, है ना. नर्वस टिश्यू से जो सेल कनेक्टेड होते हैं वहीं तक ही खाली हमारे ये जो है नर्वस के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है पहुंच पाते हैं. तो ये क्या हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक लिमिटेशन हो जाता है. तो इसीलिए बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में वो जो है एक द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे यूज अ डिफरेंट मीन्स ऑफ transfer of information, and that is they transfer the informations in the form of chemicals, ठीक है. Now these chemicals are called as the hormones and they are produced in a trace amount in the body,
and which is also called as the chemical coordination and also called as the hormonal coordination. ठीक है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये तो मैंने बताया कि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो रहा है. ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम, ये तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है और प्लांट्स में ये किस प्रकार से हो रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस इन दी एनिमल्स. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स का हम लोग सेपरेटली जो है अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, बट बिफोर आई वाइंड अप, आपको थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आप लोग से पूछे जाते हैं. अभी जैसे मैंने अभी ये एक टॉपिक पढ़ा है ब्रेन का. ठीक है, तो अब ये ब्रेन पे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. ये एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, किस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. ठीक है, अब ये जो लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स में फर्स्ट दे दिया आपको, सपोज दिया पॉन्स, पॉन्स को लेबल करो. सेकेंड आपको दे दिया लेबल सेरिबेलम. ठीक है, और थर्ड आपको लेबलिंग दे दिया है, चलो सेरिब्रम लिख देते हैं. तो आपको दिया है ये 3 लेबल करने के लिए. ठीक है, तो अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. अभी जैसे कि ये क्वेश्चन, इफ इट दिस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. तो अगर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं तो क्या होगा, इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, जो स्ट्रक्चर आप ब्रेन का बनाओगे इसके मार्क्स हो गए 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स हो गए आपके स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का. अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जब मैंने बनाया था तो कितनी सारी मैंने लेबलिंग की थी, अगर आप जानते हो सारी लेबलिंग तो आप सब लेबलिंग कर सकते हो. अदरवाइज ये 3 जो आपको मार्क करके दिया हुआ है, ये 3 लेबलिंग करना कंपलसरी है. तो अगर मार्क्स ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपको हाफ मिल गया, हाफ मिल गया, हाफ मिल, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप जल्दी से जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंपल सा यूँ स्ट्रक्चर एक बना दीजिए. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सेरिबेलम मार्क करना है आपको, है ना. तो यहाँ पे ये हो गया आपका सेरिबेलम, ये होगा पॉन्स और ये हो गया सेरिब्रम. ठीक है, तो ये 3 पोर्शंस को आपको मार्क करना एकदम कंपलसरी है, उसी में आपको मार्क्स मिलेंगे. जब भी आप एग्ज़ाम में डायग्राम्स को बनाएंगे तो ये ज़रूर याद रखना है कि आपका डायग्राम साइंटिफिक डायग्राम होना चाहिए. ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डायग्राम हमें नहीं बनाना है, आपका डायग्राम साइंटिफिक होना चाहिए और उसकी लेबलिंग करेक्ट होनी चाहिए. इसीलिए जब भी आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो तो जब हम डायग्राम्स बनाते रहते हैं ना, अब जैसे मैंने ये बनाया तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मिड ब्रेन, है ना, क्या बना रही हूँ, मिड ब्रेन. जब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये बना रही हूँ सेरिबेलम, है ना. ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जब मैं बना रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पार्ट उसका बना रहे हो. नहीं होने से क्या है, आप पहले क्या करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहोगे, बाद में आप उसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करोगे, फिर उसे कोरिलेट करोगे, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और चांसेस होती है कि आप भूल जाओ वो चीज़. ठीक है, तो आराम से प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स का, क्योंकि डायग्राम्स अलग से एग्जाम में पूछा जाएगा. और आजकल जैसे डायग्राम से सब पूरे डायग्राम की लेबलिंग नहीं पूछेंगे, कोई 2 को लेबल करो या वो लोग मार्क कर देंगे, ये दोनों पार्ट्स को आप लोग लेबल करो. ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी डायग्राम बनाओ तो उसको जो भी पार्ट आप ड्रॉ करते हो तो उसे आपको पता होना चाहिए. अभी आप ये बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्या बना रहे हो. आप स्कल बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप स्कल बना रहे हो. आप पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहे हो, पॉन्स है, ये मेडुला है. ठीक है, तो इस तरह से आप ड्राइंग प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा. अच्छा, अभी यही जो ब्रेन का मैंने ये स्ट्रक्चर बताया है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी. आप क्या लिखोगे, सेरिबेलम. क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे सेरिबेलम, आपको मिलेगा 1 मार्क्स. ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस. या पूछेगा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग. आप क्या लिखोगे, सेरिब्रम, है ना, हम लिखेंगे सेरिब्रम. फिर पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स, है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स. क्या लिखेंगे हम लोग, इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द बॉडी. बस इतना ही आपका आंसर होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो.
ठीक है। फिर मेड्यूला का फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर। फिर और एक क्वेश्चन आएगा, हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन किस प्रकार से हो रही है, आप लिखोगे ब्रेन की प्रोटेक्शन हो रही है क्रेनियम से, है ना, ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्रेनियम बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन हो रही है वो हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से, है ना। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर पूछ सकते हैं क्वेश्चन और एक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है ना। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम एनी मैकेनिकल, प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक, है ना। ये आंसर हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है वही हिसाब से आपको उतना ही उसे आंसर करना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। सी हियर दिस क्वेश्चन, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, योर ऑप्शंस आर cerebrum, cerebellum, medulla and pons. See the structure, this is the spinal cord, it originates from which part, which part of the hindbrain, it originates from the medulla, isn't it? So your correct option will be medulla. Then see this question, which of the following is not an involuntary action, ठीक है। So vomiting is an involuntary action which is not in our control, heartbeat also involuntary, salivation means production of the saliva in the mouth, that is also involuntary, and chewing, this is not an involuntary act, that means it is a voluntary act, it is under our control. Now here just see here differentiate type of questions. You may be asked this type of questions like differentiate between cranial nerves, spinal nerves, differentiate between cerebrum and cerebellum. So this is how the questions will be asked for your board examination, and you have to prepare likewise and focus on the diagrams and go through the notes, and so many questions are given in the NCERT textbook also. Go through the questions, try to answer them, and we'll continue in the next class. Thank you.